Hello everyone, welcome back to Ansar Kari. Today we will be continuing with the newspaper series, and we'll be covering the newspaper for 19th of January 2025. So first of all, we are talking about that climate change is becoming a problem with the growing population. The burden of pollution is also increasing. So how can we use nanoparticles from plants to treat the water pollution? So DTU, that is Delhi Technological University, वहाँ पे रिसर्च किया गया है that how developing nanoparticles from the plants extract it can help us to tackle the water pollution. ये nano particles जो हैं they possess antimicrobial properties and it can remove toxins, heavy metals and also pathogens from the polluted water. So eco friendly भी है ये solution and also sustainable water treatment solution की तरह भी काम कर सकता है. जो nano particles हैं they demonstrate a high degradation rate constant, जिसकी वजह से वो एक valuable tool बन जाते हैं for mitigating the pollution in the textile industry also. So क्योंकि ये antimicrobial properties हैं and eco friendly है, that becomes the major point that needs to be highlighted here. ये जो nano particles हैं they are in soluble form and they will be extracted from different natural elements, ना कि सिर्फ plant से. And there is also detection of the presence of chromium ions as the contamination in the aquatic environment, जैसे कि river या फिर ponds. तो जो रिसर्चर्स हैं उसको भी कैसे टैकल किया जा सकता है उसके बारे में भी बात की जा रही है एंड कैसे हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनाई जाए, तो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे ये नैनो पार्टिकल्स विच आर सोर्स्ड फ्रॉम द प्लांट्स इटसेल्फ. Then with the growing urbanization rate, we also need cleanliness drives, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान played a major role in also changing the thinking and the perspective of citizens and how they can contribute at a local level. So we are also having Swachh League, which Super Swachh League, which was basically introduced under the स्वच्छ भारत मिशन. इसके अंदर हम रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट सिटीज को, जैसे कि नोएडा, एनडीएमसी दैट इज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है इन दी स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग. एंड जो सिटीज हैं दैट हैव एक्सेल्ड इन क्लेanliness, इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड देन ऑल्सो सैनिटेशन एफर्ट्स, पैरामीटर्स डिफरेंट जैसे कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट करना एट द सोर्स ओनली, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करना, अर्बन लोकल बॉडीज का इंपॉर्टेंट रोल आता है. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इनकरेज करता है सिटीजन्स को टू इंटीग्रेट देमसेल्फ इन द क्लीनलीनेस एंड प्रैक्टिस द क्लीनलीनेस प्रैक्टिसेस इन द डेली लाइफ. सो ये की असेसमेंट है एंड बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हम अर्बनाइजेशन के जो एफर्ट हैं उनके साथ साथ क्लीनलीनेस को भी जोड़ पा रहे हैं. इंदौर इम्पोर्टेंट सिटी रही है हमेशा ही क्लीनलीनेस को लेके, क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज, ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, सो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करना, देन वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है उसको सोर्स पे सेग्रीगेट करना. सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें बेसिकली कैसे क्लीनलीनेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसमें ये हेल्प करता है डिफरेंट कैटेगराइजेशन करके. देन नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल. सो फॉसिल फ्यूल वेल्थ का क्या रिलेशन है विद इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. सो फॉसिल फ्यूल वेल्थ जो है इट हाइड्स इट्स वायलेंस एज जो क्लाइमेट चेंज दिखाता है हमें वो हिडन वायलेंस. तो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन वेल्थ, बट उसी वेल्थ के साथ आता है इन्वायरमेंटल डैमेज, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लेवल पे इम्प्लीकेशंस देखे जाते हैं. मॉडर्न इकोनॉमीज के बनने में फॉसिल फ्यूल्स का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बट उसी के साथ साथ हम सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, बायोलॉजिकल कॉस्ट भी पे कर रहे हैं. सो ये जो वेल्थ है, वेल्थ तो है बट ये वेल्थ टाइड है, इंटीग्रेटेड है विद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर इम्पैक्ट आना. सो एक हिडन वायलेंस है. हिडन वायलेंस हम कह सकते हैं कि
जो लॉन्ग टर्म में डिग्रेडेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का ड्यू टू लार्ज स्केल माइनिंग, हेल्थ हजार्ड देखे जाते हैं विच आर स्पेसिफिकली कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन या कंजम्पशन। पेट्रोमैस्कुलिनिटी एंड फॉसिल फ्यूल पॉलिटिक्स को भी यहाँ पे जोड़ा गया। बेसिकली कैसे लिंक किया गया है फॉसिल फ्यूल इकोनॉमीज को विद द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव एंड डोमिनेंट मैस्कुलिनिटी। सो ये आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल है दे आर सीन एज अ पावर ऑफ, दे आर सीन एज अ सिंबल ऑफ पावर, symbol of control and resistance to the climate change activism which we are promoting right now. So it is a threat to the environment। and साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा कैंसल कोल केस रिसेंटली, जो कि दिखाता है एक ग्लोबल लेवल पे सभी नेशंस ट्राई कर रहे हैं टू बेसिकली फाइट अगेंस्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम कैसे बढ़ पाए। उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस जरूरी हो जाता है। फॉसिल फ्यूल रिच इकोनॉमीज कैसे वो यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को ट्रांजिशन करने में, फेजेस में हमें ट्रांजिशन करना चाहिए। तो डिफरेंट लिंक बेसिकली यहाँ पे है, ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी होता है। एंड वही वायलेंस की बात यहाँ पे की जा रही है जो कि हिडन रह जाता है कहीं ना कहीं। देन डॉक्टर्स ने टेली रोबोटिक सिस्टम यूज किया फॉर 2 हार्ट सर्जरीज एट अ डिस्टेंस ऑफ more than 200 kilometers. So the doctors were present in Gurugram basically, and they were operating remotely on a patient in a hospital in Jaipur. So जो system use किया it is called SSI Mantra, and it is India's first indigenous surgical tele-robotic system, जिसकी मदद से ये पूरा ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस बेसिकली कंडक्ट किए गए। इट वाज डेवलप्ड बाय एसएस इनोवेशंस एंड इट हैज इनेबल्ड डॉक्टर्स टू ऑपरेट रिमोटली विद हाई प्रिसिजन। सो प्रिसिजन एंड सेफ्टी कई बार एक कंसर्न है जो लिंक किया जाता है विद टेली रोबोटिक सर्जरीज, बट यहाँ से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे उस सेफ्टी एंड प्रिसिजन को इंटीग्रेट किया गया है एंड एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है रिमोट हेल्थ केयर में, एक सोल्यूशन ऑफर करने में पेशेंट्स को फ्रॉम अ डिस्टेंट एरिया। बट क्या इसके लिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है, एक्सेसिबिलिटी क्या इशू आता है इन द रूरल, इन द मार्जिनलाइज्ड एरियाज, देन ऑल्सो प्रिसिशन कितना रह पाएगा इन दी सर्जरीज। सो बेनिफिट इसका ये है कि इट रिड्यूसेस द ट्रॉमा, इंसेशन जो है उसको मिनिमाइज कर देता है, लेसर ब्लड लॉस इज देयर, faster recovery of the patient, and also there is reduced risk of infection. So SSI Mantra, that is the surgical robot system which was used. Then Constitution at 75 and why the debates should not stop. So हमारा जो हमने सेलिब्रेट किया बेसिकली 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडेप्टेशन, रेजिलियंस एंड रेलेवेंस ऑल्सो इवन आफ्टर फेसिंग द इवॉल्विंग चैलेंजेस। तो रेजिलियंस हमने देखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट हैज अडेप्टेड टू द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस विच आर हैपनिंग। सो इट वॉज ड्राफ्टेड बिटवीन 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एडमिस्ट द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन, जहाँ पे वायलेंस, कॉलोनियल लेगेसी फेस कर रहे थे फार्मर्स, फ्रेमर्स जो थे, दे ऑल्सो बैलेंस्ड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड दे ऑल्सो एड्रेस्ड इमीडिएट चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। सो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क विच एम्फसाइज्ड इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उस पर हमने फोकस किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया, क्वासी फेडरल बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सेंट्रलाइज किया द पावर विद इन द यूनियन एंड
autonomy to state was also given under some limitations. बट जो पार्लियामेंट का अथॉरिटी है, बोला जा रहा है कि इट हैज वीकेंड ओवर द टाइम, पार्शली ड्यू टू जुडिशियल इंटरवेंशन। जब कई बार हम देखते हैं कि चैलेंज क्रिएट होता है ऑफ जुडिशियल ओवररीच, एंड ऑल्सो सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल आता है डिबेट्स का। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डिबेट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिबेट के लिए आर्टिकल 79 इंडियन पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश किया गया है by the constitution, and it is comprising of president, Lok Sabha and also Rajya Sabha. And on the same lines, our preamble is also promoting democracy as a core value. It is also emphasizing on free and open discussion. So role of debate becomes very important in maintaining the accountability, and for making sure that debates takes place, the productivity of the Lok Sabha Rajya Sabha becomes very important, जो कि हमने recent times में देखा है कि decrease हुआ है. So law making, parliamentary debates, they play a central role in the formulation and in scrutinizing the laws. So representation becomes important, transparency becomes important. इसी के साथ साथ डिबेट्स बीच बीच में कुछ फेजेस भी आए हैं, जैसे कि इमरजेंसी पीरियड 1975 से 77 के बीच में, जब हमने देखा कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो थे दे वर curtailed. So that highlights the importance of maintaining the democratic freedoms. जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट की उसमें डिक्लाइन देखा हमने, डिसरप्शन कहीं ना कहीं होता है, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस आर देयर इन द प्रोसीडिंग्स, जो कि डिबेट्स के टाइम को रिड्यूस कर देता है. सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि कैसे हम उसको मेक श्योर करेंगे. जो कमिटीज फॉर्म, पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर्म होती है, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल आता है इस अकाउंटेबिलिटी को, इसको अकाउंटेबल रखने के लिए. क्या मैकेनिज्म है जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं बेसिकली डिबेट्स को. तो क्वेश्चन आवर प्रोवाइड किया जाता है, 0 आवर प्रोवाइड किया जाता है. क्वेश्चन आवर जिसके थ्रू एमपीज को अलाउ किया जाता है टू क्वेश्चन द मिनिस्टर्स ऑन द गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज. 0 आवर इज ऑल्सो देयर. adjournment motions प्रोवाइडेड होते हैं which are used to discuss the matters of urgent public importance. डिफरेंट कमिटीज हैं जो कि इन डेप्थ डिस्कशन भी फैसिलिटेट करती है ऑन सर्टेन बिल्स बिफोर पासिंग देम. बट यही कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि टाइम फॉर द डिबेट्स इज यूजुअली डिक्रीज्ड एंड बिल्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग पास्ड विदाउट एडुकेट स्क्रूटनी. एंड जो डिबेट हो रहा है उसका क्या क्वालिटी है, इज देयर सब्सटैंटिव आर्ग्यूमेंट इन देयर, क्या वैल्यू है उस डिबेट का, रादर देन पर्सनल अटैक, क्या एक सब्सटैंटिव रिजल्ट हमें वहां से मिल रहा है. तो इसके लिए रिव्यू कमिटीज भी बिठाई जाती हैं. कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि डिसिप्लिन मेक श्योर किया जा सके ड्यूरिंग द डिबेट्स. सो सनबर्न से लिंक किया गया है आरएनए को. जो इन्फ्लेमेशन होता है which also lead the sunburn which also leads to the cell death. हम यूजुअली डीएनए को लिंक करते थे इसके साथ, बट प्राइमरी कॉज जो है एसोसिएटेड विद द सनबर्न, फॉर एग्जांपल जो यूवी रेडिएशन होता है वो डैमेज करता है आरएनए को, जिसकी वजह से इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लेमेशन होता है. प्रोटीन जैसे कि जैक अल्फा वो सेंट्रल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, एंड कहीं ना कहीं वो ट्रिगर कर देता है डिफरेंट इम्यून सेल्स को भी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये स्टडी यही दिखाती है हमें कि कैसे जो स्किन सेल्स है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी यूवी रेडिएशन, एंड उसमें आरएनए दैट इज जैक अल्फा उसका रोल होता है, ना कि डीएनए का. देन कोविड-19 वैक्सीन्स एंड लॉन्ग कोविड न्यूरो सिम्टम्स. सो डिफरेंट वैक्सीन्स लेके आई गई फॉर SARS-CoV-2 infection. They also reduce the severity of the COVID-19, the acute hospitalization and death.
बट डिफरेंट सिम्टम्स भी देखे गए, जैसे कि हेडेक, memory issues, numbness, dizziness, which remain prevalent regardless the status of vaccination. So data collect किया गया है यहाँ पे for from the patients with long COVID. That is for a sustained time आपको वो जो mild symptoms हैं वो रहते हैं, तो उसकी वजह से देखा गया कि there are neurological symptoms which persisted in these groups. सो ये दिखाता है कि और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए सबसे पहले, एंड कैसे ना कि सिर्फ वैक्सीनेशन बल्कि लॉन्ग टर्म जो न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं उसके लिए थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन डेवलपमेंट डिलेज इन चाइल्ड एक्सपोज टू जिका. तो जिका वायरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेसिकली हाईलाइट किया जा रहा है कि हाउ द चिल्ड्रन एक्सपोज्ड, they showed delayed motor functions, the memory and cognitive activities were also harmed. So long term impact होता है on the children who is basically exposed. And Zika virus की बात करते हैं तो जिका वायरस बेसिकली मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हम बोल सकते हैं, एंड फ्लैवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है. तो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? मॉस्किटो बाइट से डायरेक्टली. Then next, so mankind needs a mix of capitalism and socialism. तो दोनों की ही जरूरत है, says जेनी ओरपेनबेक. सो सबसे पहले तो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म होता क्या है? तो कैपिटलिज्म हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक सिस्टम है जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या कोई कॉरपोरेशन है वो ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को. इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है नेचर. सोशलिज्म की जब बात करते हैं तो जो ऐसा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड ऑल्सो जो एक्सचेंज हो रहा है, दे आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द कम्युनिटी और द स्टेट, ताकि इक्वालिटी एंड ऑल्सो सोशल वेलफेयर हम मेक श्योर कर पाए. तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म के अंदर एक वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सेंट्रलाइज प्लानिंग रहती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नीड्स. बट कैपिटलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि फ्री मार्केट एंड प्रॉफिट के ऊपर फोकस, द मिनिमल इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपटीशन रहता है. तो दोनों की ही जरूरत है. उन्होंने क्रिटिक भी किया द फ्रीडम इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम. इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट डिबेट्स, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो कि एक बैरियर बन जाता है ऑल्सो फॉर एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड वाई देयर इज नीड फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ताकि फ्रीडम जो है उसको मीनिंगफुल भी बनाया जा सके फॉर द सिटीजन्स. डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि लिबरलिज्म जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, उसको भी उन्होंने जोड़ा है विद द कैपिटलिज्म. मार्क्सिज्म जो कि इक्विटी एंड जस्टिस बेसिकली उसके ऊपर फोकस करता है, कैसे उसको लिंक किया गया है विद द सोशलिज्म. सो वेस्ट की भी यहाँ पे बात की जा रही है. सो एक बैलेंस होना चाहिए, एक हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए in which we are combining the strength of capitalism as well as socialism. Political freedom हम ले रहे हैं from the capitalism and social justice and equality features हम ले रहे हैं from the socialism. And इसी की वजह से वो बोलती हैं कि जो freedom है it should be meaningful and not undermined by the economic disparities. एंड कैपिटलिज्म इज समवॉट फॉस्टरिंग द इकोसिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, जहाँ पे जो फ्रीडम है इट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू द पुअर हु इवन स्ट्रगल टू मीट द बेसिक नीड्स.
सो बेसिकली कंपैरिजन किया गया है एंड बोला गया है कि एक हाइब्रिड मॉडल की जरूरत है जिसमें दोनों के स्ट्रेंथ्स को हम कंबाइन कर पाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. देन नेक्स्ट, so Mahakumbh, how it is a confluence of faith and also culture. It is a 45-day long celebration and it is also listed by UNESCO as the largest peaceful religious congregation of pilgrims on earth. So it is called a Sangam, which is a Sangam of faith, of culture, and also different socio-economic aspects. तो समुद्र मंथन की स्टोरी से लिंक्ड है कि जब अमृत, जो नेक्टर होता है ऑफ इमोर्टैलिटी, जब उसकी ड्रॉप गिरती है तो वो स्पिल होती है 4 साइट्स पे, दैट आर नेम्ड एज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड ऑल्सो उज्जैन. महाकुंभ प्रयागराज में भी होस्ट किया जा रहा है. सेंट्रल रिचुअल इसमें बाथिंग होता है इन दी सीक्रेट रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती, द mythological रिवर एट प्रयागराज, ताकि अपने सिंस को क्लेंस किया जा सके, लिबरेट किया जा सके डिवोटीज को. एंड बेसिकली लिबरेट कहाँ से किया जाएगा? फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है. सो अर्ध कुंभ, इट अकर्स एवरी 6 year. पूर्णा कुंभ, इट अकर्स एवरी 12 years. एंड महाकुंभ जो है वो आता है आफ्टर 144 years, जो कि अभी कंडक्ट हो रहा है एट प्रयागराज. सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अखाड़ा सिस्टम, तो 13 अखरास हैं जो कि रिलीजियस सेक्ट है, जैसे कि निर्वाणी, जूना, निर्मला, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुंभ में. वैसे ही किन्नर अखरा भी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2015. सो ये देख एक यूनिक एस्पेक्ट भी हम देख सकते हैं कि कैसे कुंभ के साथ साथ हम इंक्लूसिविटी को भी सिंबलाइज कर रहे हैं. इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, सेफ्टी कंसर्न को लेके, मैनेजमेंट को लेके एंड ऑल्सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके भी हमने देखा कि इंडिया ने अपने लेसन्स कैसे सीखे हैं, टेक्नोलॉजी को भी कैसे इंटीग्रेट किया है. लॉजिस्टिक्स में भी इवन एयरपोर्ट प्रोडक्टिविटी की बात करें या फिर स्पेशल ट्रेन्स का अरेंजमेंट करें, तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट के अंदर आ जाता है. सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी जैसे अंडरग्राउंड ड्रोन्स को यूज किया गया है एंड ऑल्सो डिफरेंट टॉयलेट्स को बनाया गया है फॉर सैनिटाइजेशन. हॉस्पिटल्स, बैंक्स, इवन सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है. साथ ही साथ इट इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड that revenue of 2 lakh crore rupees will be generated from the local businesses, local tourism and also from global visitors. So multinational companies and even the local traders, they are setting up their stalls and they are also benefiting from the increased economic activity. तो ना कि सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट एंड फेथ एस्पेक्ट, बल्कि एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से भी इंडिया एक एग्जाम्पल सेट करता है फ्रॉम महाकुंभ. देन जयशंकर फ्लैग्स द चैलेंजेस फ्रॉम चाइना एंड वेपनाइजेशन ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोला गया. सो बेसिकली ही वाज एड्रेसिंग एट अ मेमोरियल लेक्चर एंड वहां पे उन्होंने हाईलाइट किया द चैलेंजेस सच एज चाइनाज राइज, द इकोनॉमिक वेपनाइजेशन एंड कैसे रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट होते हैं. वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, जैसे कि मार्केट शेयर को लेके, जिसकी वजह से अनसर्टिनिटी होती है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इंक्रीज होते जा रहा है, तो कंसर्न रिगार्डिंग डेटा सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर चैलेंजिंग। चाइना के साथ स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इट इज ऑल्सो फेसिंग चैलेंजेस। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, बॉर्डर सिक्योरिटी इशू है, देयर आर डिफरिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट है। So both nations, they are being the world's only billion plus societies. They are also having a dynamic and a combination of complex relationship. So there is need for equilibrium, for strategic autonomy, which is supported by what? By reforms which are taking place at the national level, the internal reforms, and also economic modernization. From that, we can say that we can achieve the need for equilibrium and strategic autonomy. India is also focusing on manufacturing, the health sector, providing security from health and also food security. So building a multipolar Asia, जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी अमंग द नेशंस को प्रमोट कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चैलेंज फेस करते हैं, वैसे ही इंडिया रशिया रिलेशनशिप को भी मेंशन किया गया, शोकेसिंग द पोटेंशियल फॉर इवन मोर डीपर इकोनॉमिक ऑपरेशन। क्वाड का इंपॉर्टेंट रोल होगा, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कैसे चैलेंजेस जो रीजनल लेबर्स से के साथ इंडिया फेस करता है उनको एड्रेस किया जाए, देन मल्टीपोलर एशिया कीवर्ड हो जाता है। तो प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व will unlock economic activity worth 100 lakh crore rupees. So property cards were distributed under the scheme, जिसमें लीगल ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, एंड इट enables the villagers ताकि वो सिक्योर कर पाए लोन को एंड दे कैन रिजॉल्व द लैंड डिस्प्यूट्स। तो स्वामित्व, दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया स्कीम। सो रूरल इंडिया के ऊपर हम फोकस करते हैं, एंड वी आर टारगेटिंग villages across 230 districts in 28 states and union territories। 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैपिंग, इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्रिएटिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। सो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को रिड्यूस करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए, ऑल्सो जो रूरल हाउस होल्ड है, कैसे हम एक एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं टू फॉर्म ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको प्रोवाइड की जा रही है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा जो फार्मर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को। सो द रोल, important and transformative role which is played by the digital land records, जो कि रूरल गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। सो भू आधार जो स्कीम है वो लैंड ओनरशिप डेटा को इंटीग्रेट करता है विद द भू आधार, जिसके थ्रू रूरल प्रॉपर्टी सिस्टम को बेसिकली हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इम्प्लीमेंट करती है। एंड हम बेसिकली देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है टू दी विलेजेस ऑल्सो। Then US eases the curbs on nuclear entities, but will incoming Trump administration take a cue? So जो यूएस का पॉलिसी है ऑन दी सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन विद इंडिया, सो जो आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट ईज द रेगुलेशंस दैट हैव long hindered civil nuclear cooperation between India and the companies of US, जिसमें रिलैक्सेशन में कुछ मेजर्स लिए गए। फॉर एग्जाम्पल 100 RA10 ऑथराइजेशन अंडर द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जिसके थ्रू अलाउ किया जाता है यूएस को टू शेयर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट मटेरियल्स विद कंट्रीज जैसे कि इंडिया, बट अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। सो क्या चैलेंजेस हैं
इंडिया और यूएस न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेके। तो सबसे पहला आता है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इन 2010. So it mandates the compensation mechanisms for victims of the nuclear accidents. हाई लाइबिलिटी रिस्क है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट देखा जाता है टुवर्ड्स दी फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज। एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेके भी एक चैलेंज है, जैसे कि सर्टेन यूएस एक्सपोर्ट लॉज जो हैं दे रिस्ट्रिक्ट द अमेरिकन कंपनीज फ्रॉम कोलैबोरेटिंग विद इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज। एडवांस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में ये एक चैलेंज क्रिएट करता है। देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ क्लीनर एंड अ मोर इकोनॉमिकली वायबल option for nuclear energy solution. So Donald Trump, during his presidential campaigning, he also expressed interests in promoting small modular reactors. So it will be focusing on the domestic manufacturing and export competitiveness. But क्या कैसे हम उसको align करेंगे with India's interests in participating in the nuclear supply chain? जो तो SMR important हो जाता है, जिनमें उनकी कैपेसिटी जो है 300 मेगावाट से बेसिकली 30 मेगावाट से 300 मेगावाट्स तक होती है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो जाता है, डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स को बेसिकली स्केल अप करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड हम बोल सकते हैं कि कैसे क्लीन एनर्जी गोल्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं विद द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड विद द ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, जो कि हम SMRs के थ्रू कर सकते हैं। So India is also exploring collaboration with companies like Holtec International to develop SMRs as a part of its clean energy transition. कोलैबोरेशन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ईस्ट यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल है, दे आर ओपनिंग अप द अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजिक टाइज बिटवीन द टू नेशंस। तो कॉपरेशन इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सिंबलाइज भी करता है द ग्रोइंग ट्रस्ट बिटवीन द टू मेजर पावर्स। एंड जॉइंट न्यूक्लियर कोलैबोरेशन से क्या हम कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो काउंटर वे टू चाइनाज डोमिनेंस इन एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं एशिया के अंदर। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिकम्स इम्पोर्टेंट यहाँ पर। देन वानखेड़े स्टेडियम सेलिब्रेट्स 50 years। तो क्या ओरिजिन था, हिस्ट्री क्या था? तो जो स्टेडियम था इट वाज बिल्ट इन 1972, जब एक डिस्प्यूट हुआ था ओवर टिकट एलोकेशन बिटवीन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड ब्राबॉन stadium officials. So it was established with contributions from different stakeholders, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे एंड डोनर्स थे, फॉर एग्जांपल टाटा। इनिशियली वुडन बेंचेस की मदद से बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया, कोई सीट नंबर नहीं था, एंड इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज। फर्स्ट टेस्ट मैच इट वाज होस्टेड इन 1975। सो ना कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से बल्कि कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट एंड लेजेंडरी हो चुका है। सो सिंबलाइज भी करता है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट ग्रोथ कितना हुआ है, एंड बेसिकली एक यूनिफाइंग स्पोर्ट की तरह कल्चरल एस्पेक्ट की के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक एंड ऑल्सो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस regarding the growth of India's cricket. India, EU, they are expected to make meaningful progress on FTA talks in 2025.
So India and EU, they have been negotiating a free trade agreement since 2007 to boost the basically trade and economic ties. India has also re-engaged with the EU under present PM Modi. डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे हैं ऑन सेक्टर्स जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. देन यूरोपियन यूनियन आल्सो सीज इंडिया एज अ नेचुरल पार्टनर, बट चैलेंजेस हैं जैसे कि डिफरेंसेस दैट रिमेन्स ऑन द टॉपिक सच एज टैरिफ, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, मार्केट एक्सेस. देयर इज seen complexity in aligning with the diverse economies of the EU. So declining fertility levels in India. TFR, total fertility rate जो है, it has declined from 2 in 2019 to 21 to 3.4. It is falling below the replacement level, that is 2.1. So southern states जैसे कि Kerala and Tamil Nadu, they have basically experienced a sharper decline in the fertility rates as compared to the northern states. So socio-economic development, जो एक्सेस है टू एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन, वो इंक्रीज हुआ है. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जो कि फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट करती हैं. देन ऑल्सो द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, द लाइफस्टाइल एंड डिलेड मैरिजेस, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द स्मॉलर फैमिली साइजेस. क्या इम्प्लीकेशन इसका देखा जाएगा, तो डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट जो है, दे आर ऑल्सो, they will be having their impact on the social progress and also the economic progress. जैसे जैसे पॉपुलेशन ज्यादा एज करते जाएगी, तो हम देखेंगे कि जो डिपेंडेंसी है ऑन द स्मॉलर वर्किंग एज ग्रुप, वो इंक्रीज हो जाएगा. हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर भी बर्डन कहीं ना कहीं क्रिएट होगा. तो वहां हम कैसे प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करेंगे. रीजनल इम्बैलेंस है नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स के बीच में. सो जो स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज है वो भी देखा जा सकता है. लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका होगा. Then will the ceasefire in the Gaza Strip hold? So after 15 months of conflict between Hamas and Israel, एक सीज फायर एग्रीमेंट है जो कि ब्रोकर किया गया है बाय दी कतार, इजिप्ट एंड यूएस, ताकि डी एस्केलेट किया जा सके वायलेंस को इन दी गाजा. सो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स हैं, कैसे हम ग्रेजुअली रिस्टोर करेंगे स्टेबिलिटी को इन द रीजन. तो फेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाएगा, डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस को रीसेटल किया जाएगा, देन विड्रॉल ऑफ द इजरायली फोर्सेस, ईजिंग द ब्लॉकेड्स, एंड ऑल्सो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया गया है फॉर फोकसिंग ऑन पीसफुल कोएक्सिस्टेंस. बट चैलेंजेस भी हैं रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सीज फायर. Then Bhopal toxic waste. So we will be covering it in the next session. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansar Kari. हेलो.